नवंबर 2023 एक कंपनी ऑफिशियली बैंकरप्सी फाइल करती है। अब इसमें कोई खास बात नहीं है। हर साल हजारों कंपनीज बंद होती हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल कंपनी नहीं थी। सिर्फ कुछ साल पहले इस कंपनी की वैल्यूएशन थी $47 बिलियन, इंडियन करेंसी में लगभग 4 लाख करोड़। और सबसे शॉकिंग बात, ये कंपनी ना एआई बना रही थी, ना इलेक्ट्रिक कार्स, ना रॉकेट्स, ना कोई रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी। इसका बिजनेस था ऑफिस रेंट पर देना, बस। तो फिर सवाल उठता है, ऑफिस रेंट पर देने वाली कंपनी की वैल्यूएशन $47 कैसे हो गई? और फिर सिर्फ कुछ हफ्तों में वो लगभग बर्बाद कैसे हो गई? क्या ये सिलिकॉन वैली का सबसे बड़ा स्टार्टअप डिजास्टर था, या फिर दुनिया का सबसे महंगा इल्यूजन? आज हम जानेंगे वी वर्क की कहानी। एक ऐसी कहानी जहां सपने इतने बड़े हो गए कि लोग नंबर्स देखना ही भूल गए। साल था 2010, न्यूयॉर्क सिटी। दो फाउंडर्स, एडम न्यूमन और मिगुल मैककेलवे, एक स्टार्टअप शुरू करते हैं। नाम था वी वर्क। आइडिया काफ़ी सिंपल था, कमर्शियल बिल्डिंग को लीज पर लो, उन्हें मॉडर्न ऑफिसेस में कन्वर्ट करो और स्टार्टअप्स, फ्रीलांसर और स्मॉल बिजनेसेस को रेंट पर दे दो। आज ये कॉन्सेप्ट नॉर्मल लगता है, लेकिन उस वक्त ये काफ़ी नया था। प्रॉब्लम बस एक थी, ये बिजनेस टेक्नोलॉजी नहीं था, ये रियल एस्टेट बिजनेस था। और इन्वेस्टर्स रियल एस्टेट कंपनीज को उतनी हाई वैल्यू नहीं देते। लेकिन एडम न्यूमन के पास एक स्पेशल टैलेंट था। वो किसी भी आइडिया को रियलिटी से ज़्यादा एक्साइटिंग बना सकता था। एडम इन्वेस्टर्स को कहता था, हम ऑफिस स्पेस नहीं बेच रहे, हम दुनिया का वर्क कल्चर चेंज कर रहे हैं, हम एक ग्लोबल कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं। कभी वो कहता, हम दुनिया की कॉन्शियसनेस एलिवेट कर रहे हैं। सच कहूँ तो किसी को एग्जैक्टली समझ नहीं आता था कि इसका मतलब क्या है, लेकिन एडम इतने कॉन्फिडेंस से बोलता था कि लोग मान जाते थे। और जब लोग मान जाते हैं तो पैसा आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वी वर्क ग्रो करने लगा। हर फंडिंग राउंड पहले से बड़ा होता गया, हर ऑफिस पहले से ज़्यादा लग्जरियस होता गया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 2017 में, जब एडम न्यूमन की मुलाकात हुई सॉफ्ट बैंक के फाउंडर से, मासायोशी सोन से। मासायोशी सोन स्टार्टअप दुनिया के सबसे पावरफुल इन्वेस्टर्स में से एक था। कहते हैं मीटिंग के बाद उन्होंने एडम से कहा, तुम अभी भी काफ़ी क्रेजी नहीं हो। और फिर सॉफ्ट बैंक ने वी वर्क में बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए। अब कंपनी के पास इतना पैसा था कि लगता था ग्रोथ कभी रुकेगी ही नहीं। नए ऑफिसेस, नए शहर, नए देश, नए एम्प्लॉइज़, सब कुछ तेज़ी से बदलने लगा। लेकिन एक और चीज़ भी बदल रही थी, लॉसेस, बहुत बड़े लॉसेस। लेकिन जब इन्वेस्टर्स पैसा बरसा रहे हों तो लॉसेस दिखता ही नहीं। जनवरी 2019 तक वी वर्क की वैल्यूएशन पहुंच गई $47 बिलियन। एडम न्यूमन बिलियनियर बन चुका था, मीडिया उसे विजनरी कह रहा था और दुनिया को लग रहा था कि वी वर्क फ्यूचर है। लेकिन असली रियलिटी कुछ और थी। अगस्त 2019, वी वर्क स्टॉक मार्केट में जाना चाहता था, आईपीओ लॉन्च होने वाला था और इसी प्रोसेस में कंपनी को अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पब्लिक करने पड़े। इस डॉक्यूमेंट का नाम था S1 फाइलिंग, और यहीं से सब कुछ बदल गया। जब इन्वेस्टर्स ने ये रिपोर्ट पढ़ी तो उनके होश उड़ गए। सबसे पहला शॉक, कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही थी। 2018 में वी वर्क ने लगभग $1.8 बिलियन रेवेन्यू जनरेट किए, लेकिन लॉसेस $1.9 बिलियन। यानी कंपनी जितना कमा रही थी उससे ज़्यादा उड़ा रही थी। अब इन्वेस्टर्स के दिमाग में पहली बार अलार्म बजना शुरू हुआ। दूसरा शॉक और भी बड़ा था। वी वर्क के कस्टमर मंथ टू मंथ कॉन्ट्रैक्ट पर थे, मतलब वो कभी भी ऑफिस छोड़ सकते थे। लेकिन कंपनी ने लैंडलॉर्ड के साथ 10 से 15 साल के लीज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे थे। यानी अगर कस्टमर कल चले जाते तो भी रेंट देना पड़ता, और रेंट भी छोटा मोटा नहीं, $1 बिलियन का कमिटमेंट।
ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था। और फिर आया तीसरा शॉक, सबसे बड़ा शॉक। इन्वेस्टर्स को पता चला कि एडम ने पर्सनली कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी हुई थी और फिर वही प्रॉपर्टीज भी वक्त रेंट पर दी जा रही थी। मतलब फाउंडर कंपनी से ही पैसा कमा रहा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एडम ने वी नाम का ट्रेडमार्क भी अपने नाम पर रजिस्टर कर रखा था और कंपनी से मिलियन ऑफ डॉलर्स लिए गए सिर्फ उस नाम को यूज़ करने के लिए। हालांकि बाद में हंगामा बढ़ने पर उन्होंने ये पैसे वापस तो कर दिए, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट पूरी तरह टूट गया था। अब इन्वेस्टर्स को समझ आ गया था ये टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं थी, ये एक रिस्की रियल एस्टेट बिजनेस था जिसे टेक्नोलॉजी कंपनी की पैकेजिंग में बेचा जा रहा था और बबल अब फूटने वाला था। उसके बाद जो हुआ वो स्टार्टअप हिस्ट्री के सबसे ड्रामेटिक कोलैप्सेस में से एक था। इन्वेस्टर्स पीछे हटने लगे, आईपीओ प्रैक्टिकली फेल हो गया और वैल्यूएशन गिरने लगी। 47 बिलियन, 20 बिलियन, 10 बिलियन और फिर उससे भी नीचे। सिर्फ कुछ हफ्तों के अंदर बोर्ड ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और एडम न्यूमन का सीईओ पोजीशन से हटा दिया गया। लेकिन आयरनी देखिए, कंपनी को डुबाने वाले फाउंडर को निकालने के लिए भी सॉफ्ट बैंक को लगभग 1.7 बिलियन डॉलर्स देने पड़े। एडम अमीर बनकर निकल गया, लेकिन बीबक स्ट्रगल करता रहा। फिर आया 2020 कोविड पैंडेमिक। वर्क फ्रॉम होम दुनिया भर में नॉर्मल हो गया। ऑफिसेस खाली होने लगे, कस्टमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करने लगे और बीबक के पास रह गया खाली ऑफिस फ्लोर्स और बिलियन डॉलर रेंट ऑब्लिगेशंस। कंपनी सरवाइव करने की कोशिश करती रही, लेकिन डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका था। और फिर नवंबर 2023 में बीबक ने ऑफिशियली बैंकरप्सी फाइल कर दी। एक कंपनी जो कभी दुनिया बदलने निकली थी, अपने आप को भी नहीं बचा पाई। लेकिन बीबक की कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की कहानी है। कभी कभी बिजनेस दुनिया में लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग कहानी खरीदते हैं। और एडम न्यूमन कहानी बेचने में मास्टर था, लेकिन रियलिटी का एक और रूल है, आप उसे कुछ वक्त के लिए इग्नोर कर सकते हो, हमेशा के लिए नहीं। स्टोरी टेलिंग इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस कर सकती है, रियलिटी को नहीं। और रियलिटी सिंपल थी, कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही थी, बिजनेस मॉडल रिस्की था और नंबर्स झूठ नहीं बोलते, चाहे वैल्यूएशन 47 बिलियन डॉलर की ही क्यों ना हो। बीबक की कहानी से हमें प्रैक्टिकल ज़िंदगी में यही सीख मिलती है कि हाइप चाहे जितना भी बड़ा हो, हमेशा अपने बेसिक्स और कैश फ्लो पर नज़र रखो। अब सवाल आपसे, क्या एडम न्यूमन एक विजनरी था या फिर दुनिया का सबसे टैलेंटेड सेल्समैन? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और प्रैक्टिकल ज़िंदगी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।